हेलो फ्रेंड्स, आज हम नासागत रोग को डिटेल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने नासागत रोग जो कि 31 होते हैं उनको याद करने की ट्रिक नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नासागत रोग की। सबसे पहला रोग है यहाँ पर दिप्त, जो कि पित्त प्रधान होता है। तो सबसे पहला रोग कौन सा है? दिप्त, जिसको नासा दिप्त भी बोलते हैं। और यह कौन से दोष प्रधान है? तो यह पित्त प्रधान होता है। अब दोस्तों नाम के ऊपर चलते हैं। नाम क्या है? दिप्त। अब दिप्त का मतलब क्या कैसा होता है? जलता हुआ या प्रदीप्तमान, जिससे ज्वाला निकले। इस तरह से आप इसके माइंड में रखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको लक्षण याद हो जाएगा और यह समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या? दिप्त। दिप्त के अंदर कौन सा दोष रहेगा? पित्त। तो हम बात कर रहे हैं दिप्त का मतलब क्या? जलने वाला या जिससे अंदर से आग निकले। और आग या फिर उष्ण गुण किसके अंदर रहता है? पित्त के अंदर रहता है। तो इस तरह से आप इसका जो दोष है वो याद कर ले कि दिप्त रोग जो होता है पित्त प्रधान होता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको श्लोक का एक छोटी सी लाइन याद करना है, नासा प्रदीप्त एवच। क्या याद करना है दोस्तों? नासा प्रदीप्त एवच। अब इसका मतलब क्या है? अर्थात रोगी की नासिका जलती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों इसमें क्या लक्षण मिलता है? नासा प्रदीप्त एवच, अर्थात जिसके अंदर क्या हो? रोगी की जो नासिका है वो जलती हुई प्रतीत हो। तो जो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, दीप्त का मतलब क्या? जलना। तो आप ऐसा दिमाग में रखिए कि इसके अंदर क्या होगा? नासा हमेशा जलती हुई प्रतीत होगी। तो नासा प्रदीप्त एवच। नेक्स्ट आपको याद करना है कि इसके अंदर क्या मिलेगा? नासिका दाह, और नासिका से धुएं के समान वायु निकलती हुई प्रतीत होती है। तो नेक्स्ट क्या है? नासिका दाह मिलेगा और नासिका से धुएं के समान वायु निकलती हुई प्रतीत होती है। अब इसको याद कैसे करना है? तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं, दीप्त के अंदर क्या हो रहा है? आग हो रही है। मेनली क्या है? ये क्या है? अग्नि प्रदान हो रहा है। तो यहां पर पहला तो हमको पता चल चुका है कि आग जल रही है। तो नासिका के अंदर क्या हो रहा है? आग जलती हुई प्रतीत हो रही है। अब आप देखिए कि जहां भी आग जलेगी तो वहां पे बर्निंग सेंसेशन तो होगा ही होगा। तो नेक्स्ट आप याद कर लीजिए, नासिका दाह। देन जहां भी आग जलती है तो वहां धुआं जरूर निकलता है। तो नेक्स्ट आपको याद हो जाएगा, नासिका से धुएं के समान वायु निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन क्रिएट करके बड़ी आसानी से इसके लक्षण याद कर लेंगे। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की, कि आपको इसकी चिकित्सा किस तरह से करना है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने बात करी कि ये क्या है? पित्त प्रधान है। तो सबसे पहली चिकित्सा आपको करना है पित्त शामक चिकित्सा। तो इसके अंदर क्या करना है? पित्त शामक चिकित्सा। देन नेक्स्ट आपको याद करना है बाह्य और आभ्यंतर शीतल चिकित्सा। तो नेक्स्ट क्या करना है? बाह्य और आभ्यंतर शीतल चिकित्सा। तो दोस्तों वहां पर क्या हो रहा है? वैसे ही अग्नि बढ़ रही है, आग बढ़ रही है, तो वहां पर क्या करेंगे? शीतल क्रिया करेंगे। तो बाह्य और आभ्यंतर शीतल क्रिया करेंगे और पित्त शामक चिकित्सा करेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज है पूती नस्य। अब जो पूती नस्य होता है वह सन्निपातज दोष प्रधान होता है। अब आपको इसको कैसे याद करना है? तो दोस्तों पूती का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। अब कोई भी सड़ी हुई चीज होती है तो उसके अंदर मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप उन मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोष के अकॉर्डिंग समझें कि यदि कहीं भी कोई डिजीज है, पूती है, जहां पर सड़ी हुई चीजें होगी तो वहां पर क्या होगा? मल्टीपल दोष होंगे। और मल्टीपल दोष को हम क्या बोलते हैं? सन्निपातज। तो पूती नस्य के अंदर क्या होगा? सन्निपातज दोष होंगे। आगे बात करते हैं इसके लक्षण क्या होंगे। तो विदग्ध हुए वात पित्त कफ रक्तादि दोष गले और तालु मूल में संवासित होकर दुर्गंधित वायु के रूप में मुख व नासा मार्ग से निकलते हैं, तो ऐसा रोग पूती नस्य कहलाता है। अब दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर? विकृत हुए वात पित्त और कफ और रक्त जो दोष हैं वो क्या करते हैं? गले और तालु मूल में संवासित होकर अंतर्भावित होकर क्या करते हैं? दुर्गंधित वायु के रूप में मुख व नासा मार्ग से निकलते हैं। तो दोस्तों दुर्गंधित वायु क्यों निकलेगी? कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं पूती का मतलब क्या? सड़ा हुआ। तो सड़ी हुई चीज के अंदर से बदबू कैसी आएगी? दुर्गंधी आएगी। तो आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या होगा? जो विदग्ध हुए वात पित्त कफ और रक्त दोष हैं वो गले और तालु मूल में अंतर्भावित होकर संवासित होकर दुर्गंधित वायु के रूप में मुख और नासा मार्ग से निकलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूती नस्य बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो इसकी चिकित्सा अपीनस व्याधि के समान हमें करना चाहिए। जो नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ने वाले हैं अपीनस,
उसके समान इसकी चिकित्सा करना है। तो अपीनस के अंदर जो मैं चिकित्सा बताऊंगा वो आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो इसकी चिकित्सा अपीनस के समान होती है, ऐसा आप ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज है अपीनस। अपीनस जो होती है वात और कफ दोष प्रधान होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अपीनस व्याधि है वो वात और कफ दोष प्रधान है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या लिखना है, तो वात और कफ के कारण नासा का शोष होता है जिससे नासिका में आद्यमान हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जो वात और कफ दोष प्रधान है तो वात और कफ क्या करते हैं, जो नासिका है वहाँ पर शोष कर देते हैं। शोष मीन्स वहाँ पर जो जलीयांश है उसको सुखा देते हैं, जिसकी वजह से नासिका में आद्यमान हो जाता है। मीन्स जो नोज होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इस तरह से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, रस एवं गंध का ज्ञान नाश हो जाता है। अब दोस्तों नोज जो है ब्लॉक हो चुकी है तो उसकी वजह से गंध का ज्ञान तो नहीं होगा। अब रस का ज्ञान कैसे नहीं होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हमें जुकाम होता है तो जुकाम होने के बाद क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट हमें प्रॉपर रूप से नहीं आता है। तो उस संदर्भ में यहाँ बोला गया है कि रस का ज्ञान नहीं होता है। और गंध का ज्ञान तो हमें पता ही है कि नोज ब्लॉक हो जाएगी तो गंध का ज्ञान नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिशय के समान लक्षणों की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि वात और कफ के कारण नासा का शोष होगा जिससे नासिका में आद्यमान हो जाएगा। अब नासिका में आद्यमान मीन्स नोज ब्लॉक हो जाएगी। फिर नोज ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रस एवं गंध का ज्ञान नहीं होगा और प्रतिशय के लक्षण भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो जैसे कि हमने पूती नशे में मैंने बोला था कि अपीनस के समान चिकित्सा करना है, तो इसकी चिकित्सा है सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन। तो जिस व्यक्ति के अंदर भी अपीनस व्याधि हुई है उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, स्नेहन स्वेदन करना है। तत्पश्चात वमन विरेचन करवाना है। उसके बाद उसको लघु पाकी भोजन देना है और उसके बाद योग्य धूमपान का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, आप इमेजिन करें कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं। उसके पश्चात क्या करना है, उसके अंदर वमन विरेचन करवाना है। देन उसको लघु पाकी भोजन देना है और जो भी योग्य धूमपान होगा उसको देना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि सदैव उष्ण जल का प्रयोग करना है। अब दोस्तों समझ ही सकते हैं कि हमको जुकाम हो रहा है तो हम ठंडा पानी तो नहीं पिएंगे, हमेशा गर्म पानी ही पिएंगे। तो सदैव उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज है हमारी शवथु। जो शवथु होता है वो भी वात और कफ दोष प्रधान जो व्याधि होती है। क्या है दोस्तों, शवथु क्या है, वात और कफ दोष प्रधान व्याधि है। अब दोस्तों इसके अंदर जो लक्षण मिलते हैं वो 2 तरह से मिल सकते हैं। सबसे पहला होता है दोषज। अब जो शवथु होता है वह दोषज होता है। अब दोषज में क्या होगा, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया जाएगा तो नासिका के अंदर जो श्रृंगाटक मर्म रहता है वहां पर जो वायु होती है उसकी दुष्टि हो जाती है। तो मिथ्या आहार विहार करने से कारण क्या हुआ, नासिका स्थित श्रृंगाटक मर्म जो होता है उसके अंदर वायु की दुष्टि हो गई और वो वायु क्या करती है, कफ को अनुगामी बनाकर साथ में लेकर पुनः पुनः शब्द उत्पन्न करती हुई नासिका से बाहर निकलती है। तो ये कैसा हो जाएगा, दोषज शवथु। तो यहाँ समझ सकते हैं वात और कफज है तो क्या होगा, श्रृंगाटक मर्म स्थित जो वायु होगी वो मिथ्या आहार विहार के कारण क्या हो जाएगी, दुष्टि हो जाएगी उसकी। और वो क्या करेगी, कफ को साथ में मिलाकर पुनः पुनः शब्द उत्पन्न करती हुई नासिका से बाहर निकलेगी। तो ये हो गया हमारा दोषज शवथु। नेक्स्ट बात करते हैं आगंतु शवथु। अब आगंतु शवथु में क्या होगा, राई, मरीच आदि तीक्ष्ण द्रव्य सेवन अथवा कपड़े की वर्ती बार बार नासिका में प्रविष्ट कराने से। अब दोस्तों ये सब कैसे हो गए, आगंतुज कारण। हमने जानबूझ के ये चीजें करी है, या तो राई मरीच आदि तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन किया है या कपड़े की वर्ती बनाकर हम नासिका में प्रविष्ट करा रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, आगंतुज कारण हो गए। इससे क्या होगा, जो संघाटक मर्म है उसके अंदर शोभ होगा जिससे अत्यधिक छींक की प्रवृत्ति आएगी। दोस्तों आप इसको एक तरह से एलर्जी समझ सकते हैं, तो उसी तरह से आगंतुज आप समझें। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा क्या करना है, तो शिरोविरेचक द्रव्य जो होते हैं, शिरोविरेचक द्रव्य का चूर्ण बनाकर नाड़ी यंत्र से प्रधमन नस्य कराना है। और शिरोविरेचन के लिए कौन से द्रव्य यूज करेंगे, अपामार्ग, नख छिंकनी। तो इस तरह से आप यहाँ पर द्रव्य यूज करेंगे। तो क्या चिकित्सा करना है, शिरोविरेचक द्रव्य का चूर्ण बनाकर नाड़ी यंत्र से प्रधमन नस्य शवथु के अंदर कराना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डिजीज है भ्रंशतु। तो जो भ्रंशतु होता है उसके अंदर
पित्त दोष और कफ दोष की प्रधानता होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भ्रंशतु व्याधि है उसके अंदर पित्त और कफ दोष की प्रधानता होती है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या लिखना है, तो पूर्व संचित सांद्र एंड विदग्ध लवण पित्त और कफ की ऊष्मा से या सूर्य की ऊष्मा से द्रवित होकर नासा मार्ग से स्त्रावित होता है। तो दोस्तों भ्रंशतु के अंदर क्या होता है, पूर्व में संचित मीन्स पहले से संचित हुआ सांद्र और विदग्ध लवण जो होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त और कफ की ऊष्मा से या फिर सूर्य की ऊष्मा से द्रवित होकर पिघलकर नासिका मार्ग से स्त्रावित होते हैं, निकलते हैं, तो उसको भ्रंशतु बोला जाता है। अब दोस्तों इसकी क्या चिकित्सा है, इसके लिए आपको जो हमने शवथु की चिकित्सा पढ़ी थी एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना है। शिरोविरेचक द्रव्य का चूर्ण बनाकर नाड़ी यंत्र से प्रधमन नस्य देना है और यहाँ पर अपामार्ग और नख छिंकनी जो द्रव्य है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं नासागत रक्तपित्त की। तो दोस्तों नासागत रक्तपित्त को नासागत शोणित पित्त भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रक्त का एक और पर्याय शोणित भी होता है, इसलिए इसको नासागत शोणित पित्त भी बोला जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, वात पित्त कफ सन्निपातज दोष से यकृत प्लीहा का स्थान लेकर ऊर्ध्व और अधः मार्ग से प्रवृत्त होने वाला नासिका रोग नासागत रक्तपित्त कहलाता है। तो नासागत रक्तपित्त में क्या होता है, 4 दोष होते हैं, वात पित्त कफ और सन्निपातज दोष। ने नेक्स्ट स्थान कौन सा रहेगा, यकृत और प्लीहा होगा। और ऊर्ध्व और अधः मार्ग से यदि कोई रोग जो होता है नासिका से प्रवृत्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नासागत रक्तपित्त बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो सुश्रुत संहिता उक्त रक्त पित्त शामक चिकित्सा करनी चाहिए। तो सुश्रुत संहिता के अंदर जो रक्त पित्त व्याधि है उसकी जो शमन करने की चिकित्सा बताई गई है एज इट इज यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट हमको बात करना है, यहाँ पर अवपीड़न नस्य देना चाहिए, नासागत रक्त पित्त के लिए अवपीड़न नस्य देना चाहिए और वमन विरेचन से ऊर्ध्व और अधः मार्ग का शोधन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, वमन विरेचन से ऊर्ध्व और अधः काय का शोधन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी चिकित्सा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नासागत पूय शोणित। नेक्स्ट डिजीज क्या है, नासागत पूय शोणित। इसका एक और नाम नासागत पूय रक्त भी होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था पूती नस्य के अंदर तो यहाँ पर क्या होता है, सन्निपातज होता है, उसी तरह जो नासागत पूय शोणित होता है वो भी सन्निपातज होता है। आगे बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ललाट प्रदेश में आघात लगने से या फिर दोषों की विकृति के कारण नासा से रक्त मिश्रित पूय स्त्राव होगा। अब दोस्तों क्या होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पूय शोणित मीन्स ऐसी डिजीज जिसके अंदर क्या हो, पूय निकले और शोणित मीन्स रक्त निकले। तो ललाट प्रदेश पर आघात होने पर, जो हमारा मुख प्रदेश है वहां पर आघात लगने से या फिर किसी भी प्रकार की दोषों की विकृति होने से यदि हमारी नोज के तरफ से ब्लड निकले विथ पस निकले तो उसको हम क्या बोलेंगे, नासागत पूय शोणित बोलेंगे, जो कि एक सन्निपातज व्याधि है। आगे बात करें इसकी चिकित्सा किस तरह से करनी है, तो इसके अंदर आपको नाड़ी व्रणवत चिकित्सा करनी है। तो किस तरह की चिकित्सा करनी है, नाड़ी व्रणवत चिकित्सा आपको नासागत पूय शोणित में करना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज है हमारी नासापाक। जो नासापाक होता है पित्त प्रधान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नासापाक पित्त प्रधान होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रकोपित पित्त के कारण नासिका में छोटी छोटी अरुंशिका उत्पन्न जिससे नासिका पक जाती है। अब दोस्तों नासा पाक से नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर नासिका का पाक हो जाए। और नासिका का पाक हो जाना मीन्स कैसे होगा, तो वहां पर पहले क्या होगा, छोटी छोटी अरुंशिका उत्पन्न हो जाएगी, छोटी छोटी पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएगी, फुंसियां निर्मित हो जाएगी, जो बाद में कैसी हो जाएगी, पक जाएगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नासा पाक। यहाँ पर चिकित्सा क्या करना है, तो जैसे कि यह पित्त प्रधान व्याधि है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाह्य और आभ्यंतर पित्त शामक चिकित्सा करना है। तो क्या करना है दोस्तों, बाह्य और आभ्यंतर पित्त शामक चिकित्सा करना है और रक्त मोक्षण करवाना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज है नासा परिस्राव। ये कैसी होती है, कफज व्याधि होती है। अब दोस्तों नाम से समझिए, नासा परिस्राव मीन्स नासिका से क्या होगा, स्त्राव निकलेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो म्यूकस होता है, जो श्लेष्मा होता है, वो एक तरह से क्या है, कफ है। तो नासा परिस्राव में हमेशा जो दोष होगा वो क्या होगा,
कफ दोष होगा। अब इसके अंदर लिखना है आपको कि नासिका से निरंतर स्वच्छ जल समान एंड वर्ण रहित स्त्राव बहता रहता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, नासा परिस्राव, जिसके अंदर से स्त्राव निकले और स्त्राव भी कैसा निकले, स्वच्छ निकले, जल के समान निकले, व्हाइटिश, और वर्ण रहित रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नासा परिस्राव। और रात्रि में यह स्त्राव कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रात्रि में क्या होता है, नासा परिस्राव में रात्रि में स्त्राव बढ़ जाता है। चिकित्सा की बात करें तो शिरोविरेचक द्रव्य का चूर्ण बनाकर नाड़ी यंत्र से प्रधमन नस्य देना है। तो जो चिकित्सा हमने शवथु और भ्रंशतु के लिए यूज की थी वो कि वही आपको नासा परिस्राव में भी यूज करना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज है नासा नाह। नेक्स्ट डिजीज क्या है दोस्तों, नासा नाह। ये जो होती है वात और कफ दोष की वजह से होती है, और इसके अंदर क्या होगा, वात कफ से आवृत होकर अपने मार्ग से विगुण हो जाता है। तो वात जो रहता है कफ से आवृत होकर अपने मार्ग से विगुण हो जाता है, विचलित हो जाता है, और क्या करता है, नासा मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जो नोज है उसको ब्लॉक कर देता है। नासा पूर्ण रूप से सट जाती है, मीन्स आपस में चिपक, जो हमारे नोज के अंदर नेजल सेप्टम रहते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नासा नाह बोल रहे हैं। इसके अंदर चिकित्सा क्या करना है, तो अणु तेल और बला तेल का यहां पर प्रयोग करना है। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दोष कौन सा है, वात और कफ। तो वात का शमन करने के लिए अणु तेल श्रेष्ठ होता है। तो आप इस तरह से ध्यान में रखें कि यहां पर नासा नाह में वात को शमन करने के लिए अणु तेल रहेगा और कफ का शमन करने के लिए बला तेल का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं नासा शोष। अब नासा शोष के अंदर क्या होता है, वात की रुक्षता, पित्त की उष्णता और कफ की शुष्कता के कारण रोगी बड़ी कठिनाई से ऊर्ध्व और अधः श्वास लेता है। तो यहां पर क्या होता है, जो वात रहता है उसकी रुक्षता बढ़ाता है, पित्त अपनी उष्णता को बढ़ाता है, और कफ क्या करता है, जो जलीय अंश है, जो म्यूकस है, उसको क्या करता है, सुखा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रोगी होता है ऊर्ध्व और अधः श्वास जो रहती है बहुत कठिनाई से लेता है, मीन्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बड़ी कठिनाई से होता है। इसको हम नासा शोष बोलते हैं। अब इसकी चिकित्सा कैसे करना है, तो इसके अंदर भी अणु तेल का नस्य हमें देना है और दुग्ध मंथन से निकाले ताजा घृत का प्रयोग करना है। तो दूध को मथकर जो ताजा घी निकाला जाता है उसका यहाँ पर नासा शोष में प्रयोग करना चाहिए। तो नासा शोष की चिकित्सा में आपको अणु तेल का नस्य और दुग्ध मंथन से निकाले ताजा घृत का प्रयोग करना है। दोस्तों आपको इन डिजीज को बार बार पढ़ना है, डायरेक्ट आपको इतनी जल्दी ये याद नहीं होगी, लेकिन आप खुद के नोट्स बना लेंगे और बार बार इनको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो बड़ी इजीली आपको ये चीजें याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं, तो आगे हमने देखा था कि जो नासा अर्बुद होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, नासा शोफ 4 प्रकार के होते हैं और नासा अर्श भी 4 प्रकार के होते हैं। नासा अर्बुद जो होते हैं हमने देखा था वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मांसज और मेदोज होते हैं। नासा शोफ और नासा अर्बुद जो होते हैं सेम होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नासा अर्बुद है उसके अंदर लक्षण को लिखना है कि नासा स्त्रोत में कोश के समान विपुल अर्बुद उत्पन्न होता है। तो कोश मीन्स जो केविटी वाले हमारा अर्बुद यहाँ देखने को मिलेगा। तो नासा अर्बुद के अंदर हमें क्या होगा, जो नासिका है उसके अंदर केविटी युक्त कोश के समान विपुल अर्बुद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, दोषानुसार लक्षणों युक्त। तो दोस्तों जो सामान्य अर्बुद होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर डिटेल नहीं लिखना है। आगे बात करें नासा शोफ की, तो नासा शोफ का भी वर्णन शोफ विज्ञानी अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने किया है। जो सामान्य शोफ होता है उसी का दोषों के अकॉर्डिंग नासा शोफ के अंदर भी लक्षण आएंगे। नेक्स्ट नासा अर्श जो है, सामान्य अर्श जो होता है उसके जो लक्षण होते हैं दोषानुसार, यहाँ भी वो के वही आते हैं। यहाँ आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आपको ओनली इसके भेद याद होना चाहिए। साथ ही यदि 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ऑल ओवर नासागत डिजीज आप लिखेंगे तो वहाँ आपको इसका शॉर्ट इंट्रो देना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा की, तो नासा अर्बुद के अंदर क्षार प्रयोग करना है। तो नासा अर्बुद के अंदर क्षार प्रयोग करना है तो हम जानते हैं अर्बुद के अंदर मोस्ट ऑफ क्षार का प्रयोग किया जाता है।
तो आगे बात करते हैं नासा शोफ के बारे में। नासा शोफ के अंदर लांगली सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है। तो नासा शोफ के अंदर आप ट्रिक याद रखिए, शोला से आपको ध्यान में रखेगा, शो से शोफ और ला से लांगली। तो नासा शोफ के अंदर क्या होगा, शोला आपको याद रखना है। नासा शोफ में शोला के शो से याद करना है नासा शोफ और ला से याद करना है लांगली। तो नासा शोफ के अंदर लांगली सिद्ध तेल का प्रयोग होगा। आगे बात करते हैं नासा अर्श की। तो नासा अर्श के अंदर ग्रह धूम तेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नासागत रोग में मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई डिजीज है जो ज्यादातर पूछी जाती है, वो है प्रतिशाय, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नासागत प्रतिशाय की। तो नासागत प्रतिशाय 5 होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको याद करना है इसकी निरुक्ति के अंदर लिखना है प्रति प्लस शयंगतु धातु इजिकल टू प्रतिशाय। तो प्रतिशाय जो होता है प्रति उपसर्ग और शयंगतु धातु से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर जो प्रतिशाय होता है उसके निदान 2 तरह से बताए हैं, सद्योजनक और कालांतरजन्य। अब सद्योजनक कौन कौन से होते हैं, शीत के कारण यदि शीतल स्पर्श हो जाएगा या शीतल वस्तुएं खाने में आ जाएगी तो उसकी वजह से प्रतिशाय होगा। नेक्स्ट धूल एंड धूम के कारण। नेक्स्ट है शिरो अभिताप के कारण, मल मूत्र के वेग का संधारण करने से और अति स्त्री प्रसंग करने से। यहाँ पर ये सभी कारण सद्योजनक कारण होते हैं जो कि प्रतिशाय को उत्पन्न करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कालांतरजन्य। अब कालांतरजन्य में क्या होगा, वातादि दोष और रक्त पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से मस्तिष्क में संचित हो जाते हैं और कुपित होकर विविध प्रतिशाय उत्पन्न करते हैं। तो कालांतरजन्य में क्या होगा, जो वातादि दोष है और रक्त हैं वे पृथक पृथक या सम्मिलित रूप में मस्तिष्क में संचित होंगे और कुपित होकर विविध प्रतिशाय को उत्पन्न करेंगे। आगे बात करते हैं तो नासागत प्रतिशाय के भेद की बात करें तो वो 5 होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। आगे बात करते हैं इसके पूर्व रूप के बारे में। तो पूर्व रूप के अंदर आप देखिए इसके अंदर मिलेगा शिरोगुरुत्वम, शवथु, अंगमर्द, विविध रोगोत्पत्ति, ज्वर और अरोचक। अब इनको कैसे याद करना है दोस्तों, जैसे कि हमको जुकाम होता है तो क्या होता है, हमारे सिर में भारीपन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए शिरोगुरुत्वम। अब जुकाम होगा तो बार बार छींके भी आएगी, तो उससे याद कर लीजिए आप शवथु। तो शिरो गुरुत्वम देन शवथु। आगे बात करते हैं तो जब हमें जुकाम होता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है, तो आप नेक्स्ट याद कर लीजिए अंगमर्द। और जुकाम की वजह से कभी कभी क्या होता है, फीवर भी आ जाता है। तो विविध रोगोत्पत्ति, ज्वर और अरोचक। तो ध्यान में रखें सबसे पहले क्या हो रहा है, सिर में भारीपन शिरो गुरुत्वम, छींके आएगी मीन्स शवथु, पूरी बॉडी के अंदर पेन होगा मीन्स अंगमर्द, और कभी कभी फीवर भी आ जाता है तो विविध रोगोत्पत्ति, ज्वर और अरोचक। आगे बात करते हैं प्रतिशाय की सामान्य चिकित्सा के बारे में कि प्रतिशाय जो होते हैं उनकी चिकित्सा किस तरह से करना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला योग है दशशीर्घृत, सेकेंड है शताहवादी धूमवर्ती, नेक्स्ट है व्योषादिवटी, नेक्स्ट है धूमपान, और लास्ट में नवीन प्रतिशाय को छोड़कर सभी प्रतिशाय में घृतपान का निर्देश है। अब दोस्तों आपको इसको कैसे याद करना है, इसके लिए एक ट्रिक है, दशवीर ने बीड़ी पीकर घृतपान किया। ट्रिक क्या है, दशवीर कोई लड़का है जो क्या करता है, बीड़ी को पीकर घृतपान करता है। तो दशवीर के द से याद करिए दशशीर्घृत, दशवीर के श से याद करिए शताहवादी धूमवर्ती, वीर के वी से आपको याद करना है व्योषादिवटी, और बीड़ी पीने को हम क्या बोलते हैं, धूमपान। इस तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, धूमपान, और घृतपान से आपका याद कर लीजिए कि नवीन प्रतिशाय को छोड़कर सभी प्रतिशाय में घृतपान का निर्देश किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके भेद, लक्षणों की और चिकित्सा के बारे में। तो सबसे पहला है वातज प्रतिशाय। तो वातज प्रतिशाय के अंदर तनु स्त्राव मीन्स पतला स्त्राव देखने को मिलता है, नासा आद्यमान युक्त हो जाती है मीन्स नोज जो होती है ब्लॉक हो जाती है, स्वरोपघात देखने को मिलता है और शंख निस्तोद देखने को मिलता है। ये लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको विशेषकर इनको याद करना है क्योंकि एग्जाम में प्रतिशाय बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से इन लक्षणों को याद करना है। तो वातज प्रतिशाय के अंदर तनु स्त्राव, नासा आद्यमान युक्त हो जाती है, स्वरोपघात और शंख निस्तोद इसके अंदर होता है।
नेक्स्ट बात करें इसकी चिकित्सा की, तो इसके अंदर विदारी गंधादि औषध सिद्ध घृतपान याद करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वातज प्रतिशय जो होता है वहाँ से वातज और वहाँ से विदारी गंधादि औषध सिद्ध घृतपान, इस तरह से याद कर लीजिए कि यहाँ पर चिकित्सा में क्या करना है, वहाँ से वातज प्रतिशय और वहाँ से याद करना है आपको विदारी गंधादि औषध सिद्ध घृतपान। आगे बात करते हैं पित्तज प्रतिशय की। पित्तज प्रतिशय में क्या होगा, उष्ण और पित्त वर्णी स्राव निकलेगा। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है पित्तज है तो उष्ण गुण तो रहेगा ही और पीत वर्णी स्राव निकलेगा। तो कैसा निकलेगा, उष्ण और पीत वर्णी स्राव निकलेगा। और नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नासिका से धूम और अग्नि निकलने की प्रतीति होती है। यहाँ पर आप संस्कृत के अंदर देखेंगे तो अग्नि को वंगी भी बोला जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नासिका से धूम और वंगी किस प्रतिशय में निकलती है, तो पित्तज प्रतिशय के अंदर नासिका से धूम और अग्नि या फिर वंगी निकलने की प्रतीति होती है। आगे बात करें इसकी चिकित्सा की, तो इसके अंदर धवादी तेल का नस्य दिया जाता है। तो ध्यान में रखना है इसके अंदर धवादी तेल का नस्य और मधुकादि गण की औषध सिद्ध घृतपान दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, मधुकादि गण औषध सिद्ध घृतपान। दोस्तों पित्त जो होता है उष्ण गुण रहता है, इसलिए यहाँ पर मधुर जो द्रव्य होंगे या मधुकादि गण की औषधियां होगी वो शीतल गुण प्रदान होती है, इसलिए इनको दिया जाता है। आगे बात करते हैं कफज प्रतिशय की। तो कफज प्रतिशय के अंदर क्या होगा, शीत और श्वेत वर्णी स्राव निकलेगा। तो दोस्तों कफ का गुण ही शीतल होता है, तो शीत और श्वेत वर्णी यहाँ पर स्राव देखने को मिलेगा। और श्लोक की एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको याद करना है, शिरो गलोष्ठ तालु नाम कंडू। तो शीर में, गले में, ओष्ठ में और तालु में कंडू देखने को मिलेगी कफज प्रतिशय के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो इसकी चिकित्सा आपको याद करना है, बलादी तेल से नस्य इसके अंदर दिया जाता है। तो कफ जो रहता है प्राकृत अवस्था में हमारा बल रहता है, तो बल से आपको ध्यान में रखना है बलादी तेल नस्य। तो कफ के अंदर क्या करेंगे, बलादी तेल से नस्य देकर इसकी चिकित्सा करेंगे। आगे बात करते हैं सन्निपातज प्रतिशय। सन्निपातित प्रतिशय के अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर सभी प्रतिशय के लक्षण देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिशय पुनः पुनः होकर अचानक स्वयं शांत हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिशय बार बार होता है और कुछ समय बाद स्वयं ही शांत हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर इसका लक्षण देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, कभी पक्व हो जाता है और कभी अपक्व रहता है। तो ये भी सन्निपातज प्रतिशय का लक्षण है। इसके अंदर चिकित्सा की बात करें तो इसके अंदर रसांजन आदि तेल का नस्य दिया जाता है। तो सन्निपातज प्रतिशय के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि रसांजन आदि तेल का नस्य यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं रक्तज प्रतिशय की। रक्तज प्रतिशय में क्या होगा, नासिका से रक्तवर्णी स्राव निकलेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है रक्तज प्रतिशय। रक्तज प्रतिशय में क्या होगा, नासिका से रक्तवर्णी स्राव निकलेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखना है, उरोघात के लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं और विशेषकर क्रमिक शिरोरोग के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो क्या है, यहाँ पर दो डिजीज के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, एक तो उरोघात और क्रमिक शिरोरोग। तो ध्यान में रखना है कि रक्तज प्रतिशय के अंदर उरोघात और क्रमिक शिरोरोग के लक्षण देखने को मिलते हैं और नासिका से रक्तवर्णी स्राव निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो इसकी चिकित्सा भी पित्तज प्रतिशय के समान की जाती है। इसके अंदर भी मधुकादि गण की औषध सिद्ध घृतपान दिया जाता है। तो इस तरह से आपको यह पांचों प्रतिशय विद लक्षण विद चिकित्सा बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।